नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है टाटा की नई फेसलिफ्टेड नेक्सॉन। अब जब टाटा की गाड़ियों की बात आती है तो पिछले कुछ वक्त से टाटा ने डिज़ाइन के मामले में एक धूम सी मचा के रखी हुई है और इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से हुई थी टाटा टियागो के साथ में, जो कि एक बहुत ही वेल प्रोपोर्शनड, बहुत ही इंटरनेशनल लुक्स लिए हुए थी। मुझे उस गाड़ी का डिज़ाइन बहुत ही वेल प्रोपोर्शनड लगा और एक प्योरिस्ट डिज़ाइन के एंगल से मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं एक के बाद एक, आप चाहे टाटा हैरियर की बात करें, चाहे टाटा नेक्सॉन की बात करें जो पहले भी थी, और चाहे रिसेंटली इंट्रोड्यूस टाटा एल्ट्रॉस की बात करें, सारी ही गाड़ियों में कुछ विशेष किस्म का डिज़ाइन है। अब ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी एक्सप्रेसिव है, देखने में काफ़ी बोल्ड है, लेकिन फिर भी एक फ़ाइन लाइन होती है जहाँ पर आप एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं लेकिन कभी कभी किच्छी यानी कि लाउड, गंदे तरीके से किसी एक्सप्रेसिव डिज़ाइन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पर टाटा की जो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप किसी भी गाड़ी की बात कर लें, उनमें एक अपील है, अपना खुद का एक कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी इन सारी बड़ी एक्सप्रेसिव लाइंस, बड़े ही एक्सप्रेसिव कलर्स के साथ में भी ये गाड़ियाँ ख़राब नहीं लगती हैं। देखने में भले ही बोल्ड हो लेकिन फिर भी बड़ा ही सुंदर बैलेंस बना करके चलती हैं। उसी तरह से टाटा का जो नेक्सॉन है ये शुरू से ही एक अलग किस्म की एक्सप्रेसिव डिज़ाइन लेकर के उत्पन्न हुआ था और प्रताप बोस जो कि टाटा के डिज़ाइन के हेड हैं, उन्हें श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने टाटा की एक यूनिक डिज़ाइन लैंग्वेज डेवलप करी और आज मैं ये कह सकता हूँ कि टाटा की जो डिज़ाइन है, इनका जो बाहर का एक्सटीरियर स्वरूप है, ये विश्व के जो बेहतरीन डिज़ाइंस हैं उनके साथ समकक्ष खड़ा किया जा सकता है। अब आज हमारे पास है टाटा की नई नेक्सॉन और ये जो फेसलिफ्ट है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फेसलिफ्ट है, कोई छोटा मोटा फेसलिफ्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। बाहर जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी बड़ी ही प्रीमियम लगती है, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी प्रीमियम लगते हैं और इसके साथ ही साथ अंदर से तो ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल पहले से ही थी, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर अब आपको जो इंजन है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, यहाँ पर अब ज़्यादा रिफाइनमेंट मिलता है और 10 हॉर्स पावर की ज़्यादा शक्ति भी मिलती है। तो चलिए हम लोग बड़ा ही डिटेल रिव्यू करते हैं टाटा नेक्सॉन का। लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि कुछ कारणवश YouTube के ऊपर हमारी जो रीच है वो एल्गोरिदमिकली कम कर दी गई है। मेरे ख्याल से हम लोग बड़ी ही डिटेल रिव्यू करते हैं, इसके कारण शायद YouTube को ये पसंद नहीं है। हमें इस बात का मतलब समझ नहीं आया कि क्यों हमारे वीडियोस जिस पर हमेशा बहुत ज़्यादा लाइक्स आते हैं, हमें लोग तारीफ़ करते हैं, उसे लोगों के साथ बांटा नहीं जा रहा है। तो आप अगर किसी भी गाड़ी का रिव्यू सामने मोटर राइड्स डाल करके सर्च करेंगे या फिर हमारे वीडियोस को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ उन्हें पूरी जानकारी देने के लिए, तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी और हम इस एक झंझावत से निकल पाएंगे। अब अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो टाटा नेक्सॉन जो है इसका व्हील बेस इस सेगमेंट में सबसे छोटा है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा क्योंकि ये गाड़ी देखने में काफ़ी चंकी लगती है। ये लेंथ भी सबसे कम है लेकिन कुछ ही से कम है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं होना चाहिए। अब इसकी जो हाइट है देखने में भले ही बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये इस पूरे सेगमेंट की सेकंड वाइडेस्ट गाड़ी है आफ्टर द XUV 300। तो ये काफ़ी अच्छी दिखने वाली गाड़ी है, लेकिन जितनी बड़ी ये दिखती है उससे ज़रा छोटी है। अब चलिए हम लोग जो सामने चेंजेस किए गए हैं इनकी भी बात कर लें। तो ये जो बॉनेट है इसे ज़रा ऊंचा कर दिया गया है ताकि एक SUV लुक इस गाड़ी को मिले और साथ ही कुछ जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनके साथ में भी ये गाड़ी कंप्लाई कर पाए। यहाँ पर जो हेडलैम्प्स हैं इन्हें भी पूरी तरह से बदला गया है और ये देखने में बहुत ही प्रीमियम लगते हैं। यहाँ पर ये जो LED DRLs हैं और उसके साथ ये क्रोम एलिमेंट है, ये कहीं कहीं कुछ मुझे डिस्कवरी स्पोर्ट के स्टाइलिंग की याद दिलाता है और ये कभी कोई ख़राब चीज़ नहीं हो सकती है क्योंकि डिस्कवरी स्पोर्ट जो है वो अपने सेगमेंट के सबसे प्रीमियम और सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक है। बाहर वाला जो प्रोजेक्टर आप देख रहे हैं ये लो बीम है और अंदर आपको हाई बीम मिलेगा और इसके साथ ही यहाँ पर ये जो फॉग लैम्प्स हैं ये भी आपको मिलेंगे विद कॉर्नरिंग फंक्शन, लेकिन ये जो है ये ना प्रोजेक्टर है ना LEDs हैं। इनफैक्ट ये जो पूरी लाइटिंग सिस्टम है यहाँ पर ये LED नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्टर लैंप्स जो है ये काफ़ी पावरफुल है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्रिल है इसके ऊपर एक बड़ी ही थिक पियानो ब्लैक स्प्लैटरिंग आपको मिलती है, बीच में बड़ा टाटा का लोगो, और सच पूछिए तो ये बहुत ही प्रीमियम लगता है, देखने में बड़ा ही क्वालिटी लेआउट लगता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको ये C शेप्ड इंसर्ट्स मिलेंगे जो कुछ टाइटेनियम या सैटिन सिल्वर जैसे लगते हैं। बड़ी हाउसिंग है यहाँ पर और ये जो निचला बम्पर है ये भी काफ़ी बड़ा है। जो एक ख़ास एलिमेंट है यहाँ पर वो है ये ट्रिपल एरो डिज़ाइन और ये टाटा की बहुत सारी गाड़ियों में आपको नज़र आएगा। ये ट्रिपल एरो डिज़ाइन जो है ये टाटा की कार्स को सिग्निफाई करता है और उनके ऊपर आपको आजकल बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आएगा। नीचे भी आपको ये एक फॉस किट प्लेट नज़र आएगी और ओवरऑल सामने से मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत प्रीमियम लगती है। जितनी इसकी कीमत है उससे ज़्यादा प्रीमियम ये गाड़ी लगती है। और स्टाइलिंग की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से
टाटा ने कमाल का काम किया है। आपको अंडर क्लैडिंग मिलेगी पूरी गाड़ी के चारों तरफ, क्योंकि ये एक क्रॉसओवर है तो ये काफ़ी हद तक थोड़ी सॉफ्ट रोडिंग भी कर सकता है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पर ये भी अच्छा खासा है। 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिलता है, जिससे कि आप ख़राब रास्तों पर बड़े आराम से चल सकते हैं। अब एक छोटी चीज़ जो यहाँ पर मिसिंग है वो ये है कि यहाँ पर कोई फ्रंट कैमरा यानी कि 360 डिग्री कैमरा जैसा कुछ कार्स में आ रहा है आजकल, वो या फिर कोई फ्रंट सेंसर नहीं है। अगर यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर या 360 डिग्री कैमराज होते तो मज़ा आ जाता। इसे आप साइड से देखेंगे तो बदलाव कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। सामने से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंजेस हैं, लेकिन साइड से आपको चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगेंगे। ये सिरामिक कोटिंग वाली जो शोल्डर लाइन है और ऊपर रूफ लाइनिंग है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ लोगों को शुरू में ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स किसी गाड़ी पर नहीं होने चाहिए, लेकिन असल में जो कलर्स का मिक्स और मैच टाटा ने किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर आपको ये एक 3D लुक लिए हुए रूफ रेल मिलती है, जो कि फंक्शनल नहीं है। यहाँ पर आपको सनरूफ भी मिलता है और ये 2 टोन गाड़ी है, तो यहाँ पर ऊपर जो पूरी रूफ है ये भी वाइट में फिनिश की गई है। पीछे आपको शार्क फिन एंटेना भी नज़र आ रहा होगा, जो कि ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो आपको ये क्लैडिंग नज़र आ रही है, इस पर कुछ वो 3 पॉइंटेड स्टार जैसा लुक आपको ट्रिपल एरो डिज़ाइन नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर दिखेगा और जो मिरर्स हैं ये 2 टोन है, टॉप ऑफ द लाइन डुअल टोन वेरिएंट में, और साथ ही आपको यहाँ पर ये LED ब्लिंकर्स भी नज़र आएंगे। अब आप अगर व्हील्स की बात करें तो आपको यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत दिखने वाले मशीन कट 2 टोन अलॉयज़ मिलते हैं। और यहाँ पर जो टायर साइज़ है ये है 215 सेक्शन, 16 इंच व्हील्स हैं। यहाँ पर इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छे हैं, व्हील आर्चेस को काफ़ी अच्छे से भरते हैं। और इस टेस्ट कार पर हमारे पास गुडईयर एक्सेलेंस टायर्स लगे हुए हैं। ओवरऑल जो टायर्स हैं और जो व्हील्स हैं ये इसकी साइड प्रोफाइल को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करते हैं। कुछ और डिज़ाइन डिटेल्स अगर आप देखें तो ये A पिलर, B पिलर और पीछे वाला जो C पिलर है ये सब ब्लैक्ड आउट है। ये जो लाइनिंग है पूरी, यहाँ पर कोई क्रोम का एलिमेंट नहीं है। और इसके साथ ही जो C पिलर है काफ़ी थिक है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर आपको एक क्वार्टर ग्लास मिलता है जिससे कि लाइट अंदर जा सके, लेकिन यहाँ पर एक कूपे लाइक स्पोर्टी स्वूप डाउन डिज़ाइन दिया गया है, जिससे इसे एक फ्रंट फॉरवर्ड किस्म का लुक मिल सके। अब इसे अगर हम लोग पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और ये गाड़ी जो है ये देखने में पीछे से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ पर आपको ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प्स मिलेगा और ये LEDs हैं। इसके साथ ही ये मिलेगा आपको स्पॉइलर, पीछे वॉश एंड वाइप मिलेगा और एक छोटा ईस्टर एग यहाँ पर ये 2 लायन और कब जो आपको दिख रहे हैं ये आपको नज़र आएंगे। तो ये एक छोटा सा ईस्टर एग है जो टाटा ने यहाँ पर डाला है एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट देने के लिए। ये जो टेल लैम्प्स हैं ये भी नए हैं और यहाँ पर ये जो लाइंस हैं ये कुछ ब्रिटिश फ्लैग को रिजेंबल करती हैं, लेकिन देखने में ये वाकई में बहुत अच्छी लगती हैं। ये LEDs हैं और यहाँ पर ब्लिंकर्स और रिवर्स लाइट जो है ये दोनों बल्ब्स हैं। यहाँ पर आपके पास कोई फॉग लैम्प नहीं है, लेकिन ये आगे वाली जो फॉग लैम्प थी उसी तरह से यहाँ पर एक C मोटिव आपको मिलता है। और ये जो है ये यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, इस पर भी आपको ये ट्रिपल एरो डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ट्रिपल एरो डिज़ाइन मिलेगा और ये ट्रिपल एरो डिज़ाइन जो है ये आपको इस गाड़ी पर बहुत जगह पर दिया गया है। और एक थीम है इस गाड़ी की जो इसे वाकई में काफ़ी खूबसूरत बना करके उभार करके सामने लाती है। नीचे ये आपको एक फर्स्ट किट प्लेट और मिलती है और ये बीच का जो पार्ट है ये पूरी तरह से कवर्ड है। यहाँ पर कोई एग्जॉस्ट नहीं है। एग्जॉस्ट जो है यहाँ पर आपको नज़र आएगा। कैमरा यहाँ पर है और आगे की तरह पीछे भी यहाँ पर आपको ये थिक क्लैडिंग मिलती है पियानो ब्लैक की, और साथ ही ये एक आइवरी कलर्ड जो वेस्ट लाइन पर और सामने आपने कलर देखा था वो पीछे भी आपको नज़र आएगा। टाटा का एम्बलम है यहाँ पर और नेक्सॉन की लेटरिंग है जो कि यहाँ पर रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है, पहले ये नहीं थी। अब बूट को खोलने के लिए यहाँ पर एक छोटा बटन दिया गया है जिसे दबा करके आप बूट को खोल सकते हैं और यहाँ पर 350 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है, जो भले ही सेगमेंट लीडिंग ना हो लेकिन सफिशिएंट है। 350 लीटर्स एक ठीक ठाक अमाउंट होता है बूट स्पेस के लिए। और किया सोनेट जो है वहाँ पर आपको अब ज़रा ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, वहाँ पर आपको 392 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन ये भी एक फैमिली के लिए एक छोटे हॉलीडे पर जाने के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट बूट स्पेस है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ये 4 हुक्स मिलते हैं जिसे आप यूज़ करके कुछ कॉर्ड्स या कुछ पार्टीशन बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये लाइट नज़र आएगी और जो फ्लोर है इसके नीचे आपको एक फुल साइज्ड स्पेयर व्हील मिलता है। ऑल्दो ये अलॉय नहीं है लेकिन फुल साइज्ड है। यहाँ पर 16 इंच का व्हील और 215 सेक्शन टायर जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है ये मिलेगा आपको। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ यहाँ पर आपको ये टाटा की ब्रांडिंग भी नज़र आएगी और ऊपर आपको ये एक ट्रेविस नज़र आएगा जिसे यूज़ करके आप इस बूट को
बंद कर सकते हैं। अब जब ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी तब सबका ये कहना था कि ये लव इट और हेट इट किस्म का डिज़ाइन है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ती गई और आज की तारीख में इन सब चेंजेस के साथ मेरे ख्याल से टाटा नेक्सॉन जो है इसने अपने आप को एक बहुत ही यूनिक स्टाइल के तौर पर स्थापित कर लिया है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये डिज़ाइन उन्हें ख़राब लगता है वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए, लेकिन ये अपने आप में अपना एक यूनिक व्यक्तित्व लिए हुए गाड़ी है और इस गाड़ी के डिज़ाइन को आप ये नहीं कह सकते कि ये बैड टेस्ट में है। इसका अपना एक कैरेक्टर है और मेरे ख्याल से ये काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छे से किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इस गाड़ी की चाबी कुछ इस तरह से नज़र आती है और यहाँ पर लॉक, यहाँ पर अनलॉक, यहाँ से बूट रिलीज़ और यहाँ से अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो लाइट्स जल उठेंगी। और यहाँ पर आपके पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, यानी कि आपको गाड़ी में घुसते वक्त चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये बटन दबाइए और डोर जो है ये खुल जाएगा। अब अंदर जाने से पहले हम लोग ज़रा डोर पैनल को देख लें और यहाँ पर आपको ये पडल लाइट नज़र आएगी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक डोर हैंडल के साथ साथ काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पर आप अपना वॉलेट रख सकते हैं। ड्राइवर साइड विंडो जो है ये ऑटो अप और डाउन है, लेकिन बाकी सारे बटन्स ऑटो अप डाउन नहीं है। पीछे वाली विंडो यहाँ से लॉक कर सकते हैं, डोर फुल क्रोम में। लेकिन जो अच्छी बात यहाँ पर है वो ये है कि क्वालिटी जो है इन मटेरियल्स की बहुत अच्छी है। जनरली आपको अच्छी गाड़ियों में भी यहाँ पर जनरली हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलते हैं। ये प्लास्टिक भले ही हार्ड हो लेकिन काफ़ी अच्छे से टेक्सचर्ड है, देखने में और फील करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और जो टच पॉइंट है वहाँ पर फैब्रिक आपको नज़र आएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। उसके साथ ही यहाँ पर जो मिरर्स हैं इसके कंट्रोल ये यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। एक बुरी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि इन डोर पैनल्स में एक प्रॉपर बॉटल होल्डर नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर होना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया मैं इस बात को समझ नहीं सकता। बहुत ज़रूरी फीचर है इंडिया के हिसाब से। तो यहाँ पर एक बड़ा वाटर बॉटल होल्डर होना चाहिए था। यहाँ पर आप सिर्फ 500 ml की बॉटल रख पाएंगे, उसे भी थोड़ा ज़ोर लगा करके आपको अंदर डालना होगा। और उसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा अम्ब्रेला होल्डर भी नज़र आएगा आपको, जो कि केवल छोटे वाले कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला जो होते हैं उन्हें होल्ड कर सकता है। ओवरऑल ये पैनल देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बॉटल होल्डर यहाँ पर डेफिनेटली होना चाहिए था। अब ये सीट हाइट अगर आप देखेंगे तो ये ज़रा ऊंची है, अनकंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए लेकिन आइडियल से ज़रा ऊंची है। और जिनका कद छोटा है उन्हें शायद ज़रा तकलीफ़ हो, लेकिन ये शिकायत करने जैसा भी नहीं है। अब ये देखिए, ये रूफ़ जो है ये स्वीपिंग है, तो जब आप ऊंचे कद के होते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ये रूफ़ जो है ये आपके हेड को टच करती है। तो ये जो ओपनिंग है ये थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी। और इस गाड़ी की जो हाइट नीची है, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये इस एंट्रेंस को ज़रा अफेक्ट करती है। सीट हाइट एडजस्टेबल है लेकिन लंबार सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। मेरे ख्याल से लंबार सपोर्ट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और सीट की जो बोल्स्टरिंग है ये बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल सीट्स हैं यहाँ पर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सीट्स पर आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पूरी गाड़ी की तरह यहाँ पर ये ट्रिपल एरो डिज़ाइन एम्बॉस्ड मिलेगा। और साथ ही जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स हैं यहाँ पर आपको ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग भी मिलेगी। डैशबोर्ड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, यहाँ पर जो एक सॉफ्ट टच मटेरियल होता है वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टेक्सचर है इसका बहुत अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और ये जो नीचे इनले है ये मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से बहुत ही विशेष है। यहाँ पर भी आपको ये ट्रिपल एरो डिज़ाइन का एक ऑफशूट मिलेगा, कुछ उसी तरह के डिज़ाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम लगता है। ये एक सेरामिक फिनिश लिए हुए है तो एक काफ़ी प्रीमियम फील आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक जो बड़ी खास चीज़ है वो है ये एक्सप्रेस कूल फंक्शन। अगर आज जैसा हमारा मौसम है शूट करते वक्त वैसा बहुत गर्म मौसम है, तो गाड़ी में बैठते अगर आपको गाड़ी झटपट ठंडी करनी है तो आप ये बटन दबाइए। अब ये एक्सप्रेस कूल बटन जैसे ही आप दबाते हैं तो ये विंडो जो है एक बार नीचे चली जाती है, ताकि अगर कैबिन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो गर्म हवा है बाहर निकल जाए। और उसके बाद ये गाड़ी जो है ये आपको विंडो ऊपर करने के लिए भी प्रॉम्प्ट करती है, ताकि जो कैबिन है जल्दी से कूल हो सके। और ये फुल ब्लास्ट पर एसी को चला देता है, जिससे कि कैबिन जो है फटाफट ठंडा हो जाए। इसके अलावा एक और बहुत ही कूल फीचर यहाँ पर जो है वो है कि ये गाड़ी अब हिंदी में आपसे कम्युनिकेट कर सकती है। और टाटा मोटर्स की आयरा ऐप जो है, जिसे आप सेलफ़ोन पर इंस्टॉल करके इस गाड़ी के साथ रिमोटली काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि गाड़ी के जो वाइटल्स हैं वो देख सकते हैं, जियो फेंसिंग कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गाड़ी के बारे में जान सकते हैं, वो अब आपको यहाँ पर मिलती है। अगर आप बात करें वॉइस कंट्रोल की तो ये देखिए, मैं ये वॉइस कंट्रोल बटन यहाँ पर दबाऊँगा और इस गाड़ी से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। टेम्परेचर कम कीजिए। ऑलराइट, एसी का टेम्परेचर घटाकर 22.5 किया जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। वॉल्यूम आवाज को 1 पे सेट किया है।
इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक नए किस्म का नेविगेशन सिस्टम टाटा ने डेवलप किया है जिसे कि वॉट 3 वर्ड्स कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ पर आप कुछ एड्रेसेस को 3 वर्ड से डिफ़ाइन कर पाएँ तो ये आपको एग्जैक्टली वहाँ लेकर के जा सकता है। जैसे कि मास्टरपीस अबाव नेम्स, यानी कि जिन शहीदों के नाम लिखे गए हैं इंडिया गेट के ऊपर, उस नाम से अगर आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे तो वो सीधा आपको इंडिया गेट लेकर के चला जाएगा। तो इस तरीके से एक शॉर्टर एड्रेस डाल करके आप एग्जैक्ट एड्रेसेस पर पहुँच सकते हैं। ऑडियो सिस्टम यहाँ पर हरमान कार्डन का है, जो कि इस सेगमेंट का सर्वश्रेष्ठ ऑडियो सिस्टम एक वक्त पर था, अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब बोस के साउंड सिस्टम्स भी आ गए हैं यहाँ पर। तो ऑडियो क्वालिटी जो पहले यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी, अब इसके बराबर या इससे बेहतर ऑडियो आपको कुछ और गाड़ियों में भी मिलेगा। स्टीयरिंग यहाँ पर आपको केवल टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है। ये स्टीयरिंग बिल्कुल नया है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में लेदर रैप्ड मिलेगा आपको, और इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये फ्लैट बॉटम भी मिलेगा। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, ये वॉइस कमांड, और यहाँ से आप सोर्स चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो थोड़ी क्वर्की चीज़ है वो ये है कि जैसे कि सपोज़ कीजिए आप यहाँ से वॉइस कमांड दे रहे हैं, लेकिन जब आप इसे दबाते हैं तो साथ में हॉर्न भी दब जाता है। तो ये जो हॉर्न है यहाँ तक एक्सटेंड होता है, और ये कभी कभी थोड़ा सा आपको अनॉय कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर ये स्टॉक्स आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर्स भी आपको मिलते हैं। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से डिजिटल है, यानी कि फ्यूल गेज और लेफ़्ट में टैको आपको एक एलईडी बार के तौर पे नज़र आता है। ऊपर आपको टेम्परेचर नज़र आएगा, वो भी एक एलईडी बार है। और उसके साथ यहाँ पर जो ये बीच में फुली डिजिटल आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख रहे हैं, ये एक प्रॉपर डिजिटल कंसोल है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। नीचे आपको ओडो दिख रहा होगा, यहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन है उसे साइकिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रिप, ओडो, डिस्टेंस टू ड्राई, और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी भी नज़र आ रही होगी, डोर अजार वार्निंग, और यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको टायर्स के प्रेशर्स दिखा रहा है। ये बहुत ज़्यादा लेजिबल नहीं है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बड़ा हो सकता था, जिससे कि आपको अलग अलग स्क्रीन्स पर अलग अलग चीज़ें नज़र आती, लेकिन ये फिर भी काफ़ी फीचर रिच है। इसके अलावा जो अगर टेलटेल लाइट्स हैं उन्हें आप देखेंगे तो ये सारी टेलटेल लाइट्स आपको नज़र आएंगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक छोटा स्पेस नज़र आएगा जहाँ आप अपने कॉइन्स रख सकते हैं। जहाँ ये पूरा इनले जो है ये सिरामिक है, और यहाँ पर केवल लेफ़्ट में आपको ये ट्रिपल एरो डिज़ाइन नज़र आएगा। यहाँ अगर आप राइट में आकर के देखेंगे तो पूरा ट्रिपल एरो डिज़ाइन ही यहाँ पर दिया गया है। और जो एसी वेंट्स हैं ये हॉरिजॉन्टली लेड आउट है। यहाँ पर मेरी एक शिकायत ये है कि ये जो एसी वेंट्स के नॉचेज़ हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर क्वालिटी में ज़रा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और ये कभी कभी टूट जाते हैं। इसे ज़रा और मजबूत बना दिया जाए तो ये एक छोटी सी चीज़ मेरे ख्याल से जो रिलायबिलिटी है इस सिस्टम की उसे और ज़्यादा बेहतर कर देगी। यहाँ पर आपको एक डेड पैडल भी मिलता है, तो लंबे डिस्टेंस पर आप काफ़ी आराम से चला सकते हैं। और बोनेट रिलीज़ यहाँ पर है, और यहाँ से आप फ्यूल लिड को रिलीज़ कर सकते हैं। RVM यहाँ पर मैनुअल है, मेरे ख्याल से ऑटो डिमिंग मिरर्स होने चाहिए थे यहाँ पे। और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलती है। मिसिंग फीचर्स की बात ही हम लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर ना आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, और ना ही यहाँ पर आपको जो रिमोट इंजन स्टार्ट और स्टॉप की जो ऑप्शन आजकल कुछ गाड़ियों में आ रही है वो भी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। ये जो बड़ा डायल आप देख रहे हैं, यहाँ से आप सिटी, इको और स्पोर्ट मोड चूज़ कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा है, और अगर सिर्फ एक बटन होता टॉगल करने के लिए तो भी काफ़ी रहता मेरे ख्याल से। इसके कारण यहाँ पर एक कप होल्डर का पेयर जो आ सकता था वो यहाँ पर अब नहीं है। और ये एक टैम्बर डोर है जिसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं, लेकिन ये एडजस्टेबल होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पर ये जो कप होल्डर्स का जो लाइनिंग है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, और मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर आप कोई कप डालेंगे तो वो ज़रा मूव करेगा। इसे आप अपना वॉलेट या सेलफ़ोन डालने की भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर अपना सेलफ़ोन जैसा आप देख रहे हैं बड़े आराम से डाल पाया हूँ। आप अपना वॉलेट भी यहाँ डाल सकते हैं, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा और क्लियर हो सकता था स्पेस, लेकिन चूँकि अब कप होल्डर्स नहीं है इसलिए यहाँ पर टाटा ने कप होल्डर्स भी साथ में इंटीग्रेट कर दिए हैं। यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट भी मिलता है, हालांकि ये हाइट एडजस्टेबल या फिर स्लाइडिंग नहीं है। हैंड ब्रेक जो है यहाँ पर मैनुअल है, और यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलता है आपको, और एक USB सॉकेट मिलता है। लेकिन ये भी जो स्पेस है इसे आप बहुत आसानी से यूज़ नहीं कर पाएंगे, इस स्पेस को भी ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता था। तो ओवरऑल ये सेंट्रल जो पैनल है इसमें स्पेस का यूटिलाइजेशन ज़रा और बेहतर हो सकता था। और अगर कंट्रोल्स की आप बात करें तो यहाँ पर आपको कोई क्लाइमेट कंट्रोल के लिए स्क्रीन नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बेशक क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि ऊपर आपको नज़र आएगा। और ये 7 इंच जो स्क्रीन है
ये ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर एक शिकायत वाली जो बात है वो ये है कि जब आप रिवर्स कैमरा को देखते हैं, जैसा आप देख रहे हैं अभी काफ़ी धूप है, तो यहाँ पर गाइड लाइट्स तो हैं लेकिन जो क्लैरिटी है और जो यहाँ पर आपको पीछे नज़र आना चाहिए वो बहुत अच्छे से नज़र नहीं आता है। तो ये रेजोल्यूशन जो है कुछ गाड़ियों में ज़्यादा बेहतर है आजकल, यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छा ये नहीं है। इसके अलावा ये जो 7 इंच स्क्रीन है, इसका जो टच है ये ठीक ठाक है। रेजोल्यूशन सेगमेंट लीडिंग नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। और यहाँ पर आपको कुछ थीम्स भी मिलती हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ थीम में जा करके आप कुछ अलग अलग थीम्स जो हैं उन्हें चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक नई और फीचर कुछ गाड़ियों में आ रही है, जैसे कि ब्लू लिंक या फिर किया के साथ जो यूवो है, उस तरह का एक कॉल सेंटर कनेक्टेड फीचर आपको जैसा मिलता है वैसा यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन फिर भी फीचर्स यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। ये गाड़ी बहुत ही सेफ़ है, तो सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। एनकैप के अंदर 5 स्टार रेटेड कार है, यानी कि क्रैश वर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको अपनी फैमिली की सेफ्टी की चिंता है तो टाटा के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। क्रैश होने के बावजूद भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर सारे ऑक्यूपेंट्स बहुत ही सेफली बाहर निकले हैं। और इवन जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर आपको डुअल एयरबैग्स और बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो भी बहुत ही सारे फीचर्स से लैस है और ये काबिल तारीफ़ बात है, क्योंकि जो गाड़ियाँ आपको बेस वेरिएंट देकर के एक सस्ती प्राइस देती हैं वो जनरली बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स काट देती हैं, लेकिन ऐसा टाटा के साथ नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर ये बटन दबा करके आप एक ग्लव बॉक्स खोल सकते हैं और इसके अंदर ये देखिए एक टाइगर बना रखा है किसी कारणवश, और ये ग्लव बॉक्स खोल के आप इसे एक ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये वाली सीट जो है इसे पूरी तरह से पीछे लेना होगा, वरना आपके जो पैर हैं वो फाउल होंगे। और यहाँ पर कुछ और भी स्पेसेस आपको नज़र आएंगे, ये एक स्पेस है, उसके अलावा यहाँ पर एक पेन होल्डर है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि अंदर भी एक काफ़ी लंबी सी ट्रे दे करके रखी है, और ये जो सेक्शन है ये पूरी तरह से कूल्ड है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ सामान रखेंगे, कुछ पेय पदार्थ रखेंगे तो वो ठंडा रहेगा। और उसके अलावा ऊपर भी आपको ये डॉक्यूमेंट ट्रे दी गई है। तो ये इस सेगमेंट का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्लव बॉक्स है। तो ये भी इस गाड़ी की एक खासियत है। अगर दोनों सन वाइजर्स आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टोल टिकट होल्डर मिलता है और यहाँ पर वैनिटी मिरर, लेकिन यहाँ पर अलग से लाइट नहीं मिलती है। अब देखिए यहाँ पर सनरूफ के लिए 3 बटन्स आपको दिए गए हैं अलग अलग, और ये बटन दबा करके आप ब्लाइंड्स और ग्लास खोल सकते हैं ताकि लाइट और एयर दोनों अंदर आए। ये 1 टच है, और ये दबा करके ग्लास जो है बंद हो जाएगा। और ये तीसरा बटन जो है ये दबा करके आप जो ग्लास पैनल है इसे टिल्ट कर सकते हैं। तो ये टिल्ट ओपन सनरूफ भी है। तो ये सनरूफ काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप विजिबिलिटी देखेंगे तो जनरली काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो ए पिलर है ये ज़रा थिक है, और ये जो मिरर है ये भी इनलाइन है, तो थोड़ा सा एक ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर बनता है। बट ओवरऑल विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है ये भी मेरे ख्याल से अंदर टाटा ने काफ़ी अच्छे दिए हैं। और यहाँ पर आपको इन सॉफ्ट टच यानी कि टच स्क्रीन बटन्स के साथ साथ ये कुछ हार्ड बटन्स भी मिलते हैं, जिससे कि आप इस स्क्रीन पर सीधा अपना हाथ ड्राइव करते वक्त यहाँ पर लगा करके अगर आपको कुछ ऑपरेशन करना है तो इमीडिएटली कर सकें, आपको फंबल ना करना पड़े। तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। यहाँ से आप म्यूट और मीडिया प्लेबैक को बंद कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं जो अलग अलग आइकन्स हैं, और एक बटन दबा करके सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करके जो आइकॉन्स हैं उन्हें चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये लॉक अनलॉक के लिए बटन मिलेगा, और साथ ही ये बूट रिलीज़ के लिए भी एक इलेक्ट्रिक बटन मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप क्वालिटी देखेंगे मेरे ख्याल से और फीचर्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है। जो कुछ मिसिंग फीचर्स हैं मैंने आपको बताई, और टाटा ने एक प्रोग्रेस किया है। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है। तो इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर भले ही अब काफ़ी सारे फीचर्स आ गए हों, लेकिन ये इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि उनसे पूरी तरह से कॉम्पीट करे, और न सिर्फ कॉम्पीट करे बट अगर आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं और कुछ और भी चीज़ों की बात करें, जैसे कि ये एक एक्सप्रेस कूल फीचर है या फिर हिंदी में बात करने वाली जो फीचर है, वहाँ पर ये उन्हें मात भी देता है। कुछ जगह पर मेरे ख्याल से ज़रा और फिनेस दिखाई दे सकती थी। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है यहाँ पर लेजिबिलिटी अच्छी हो सकती थी, बट ओवरऑल यहाँ पर शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है। और ये जो फ्रंट कैबिन है ये इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सेगमेंट्स में से एक है। चलिए अब पीछे देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस कितना है और वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या मिसिंग है। अब कभी कभी कैसा होता है कि गाड़ी की चाबी चालू गाड़ी में आप अपनी जेब में रख के भूल जाते हैं, और अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उन्हें ये बात पता नहीं चलती है। तो जैसे ही आप गाड़ी इसकी रेंज से दूर लेकर के जाते हैं तो गाड़ी आपको एक हॉर्न का सिग्नल देती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि गाड़ी की जो की है ये आउट ऑफ रेंज है। अब देखिए ये जो पैनल है यहाँ पर ऊपर फैब्रिक है, ये सॉफ्ट टू टच है, लेकिन आगे की तरह यहाँ पर ये जो टच पॉइंट है ये सॉफ्ट फैब्रिक नहीं है। तो ये एक कमी रह गई यहाँ पर। ये यहाँ पर डोर हैंडल की तरह काम करता है,
जो डोर पुल्स हैं ये क्रोम में हैं, लेकिन पीछे भी आगे की तरह अनफॉर्चुनेटली कोई बॉटल होल्डर नहीं है, जो अगेन मेरे ख्याल से एक ओमिशन है। यहाँ पर ये चाइल्ड लॉक है और सीट हाइट अगेन थोड़ी सी हायर साइड पे है, तो जो छोटे कद के लोग हैं, बुजुर्ग हैं या महिला हैं, उन्हें ज़रा तकलीफ हो सकती है। ये ज़रा आगे से भी थोड़ा और ऊंचा है, तो एक आइडियल हाइट से ज़रा ऊंचा है, लेकिन यहाँ पर आपको शिकायत करने जैसा नहीं है। कुछ एसयूवीज़ में जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर होता है वैसा नहीं है, लेकिन आइडियल से ज़रा ऊंचा है। अब इस गाड़ी की जो रूफ लाइन है ये पीछे की तरफ ड्रॉप होती है, तो जब आप अंदर घुसते हैं तो आपका हेड शायद ब्रश करे अगर आप ज़्यादा टॉल हैं तो। और इसका जो हेडरूम है यहाँ पर, ये हालांकि सफिशिएंट है, 6 फीट तक के अगर आप हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लंबे हैं तो यहाँ पर आपका हेड ज़रा ब्रश करेगा। ये सेगमेंट लीडिंग हेडरूम नहीं है, लेकिन लेग रूम यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। आगे पैर भी मूव करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी जगह है। जो खासियत है यहाँ पर वो ये है कि इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है बहुत अच्छा है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। डेफिनेटली फील हो रहा है मुझे कि यहाँ पर जो कुशनिंग है बहुत सॉफ्ट, बहुत गद्देदार और बहुत ही कंफर्टेबल है। इस नए वर्जन में टाटा ने जो इंसुलेशन है अंदर, इसे भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया है। तो ये जो सीट है ये बहुत कंफर्टेबल है और ये गाड़ी जैसा मैंने आपको बताया इस सेगमेंट की सबसे वाइड गाड़ियों में से एक है, तो यहाँ पर शोल्डर रूम भी आपको अच्छा खासा मिलता है। इन सब चीज़ों के साथ जो बैक सीट है नेक्सॉन की, ये इसे काफ़ी यूजेबल, काफ़ी कंफर्टेबल बना देती है। एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर आपको ये आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस वेरिएंट से, जबकि कुछ गाड़ियों में आपको ये मिलते ही नहीं है। तो टाटा ने कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखा है और ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको ये जो सीट्स हैं इनके बैक्स 60-40 स्प्लिट मिलते हैं, जो कि आपको कुछ गाड़ियों में नहीं मिलते। तो इसके कारण आप इस बूट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसे काफ़ी स्पेशल बनाती हैं। और इसके अलावा जो चीज़ शायद आपने कुछ रिव्यूज़ में नहीं देखी होगी वो ये है कि यहाँ पर भी एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट आपको मिलता है। और जो एक कमी है कि यहाँ पर आपको कोई यूएसबी सॉकेट या पावर सॉकेट नहीं दिया गया है, उससे टाटा ने वहाँ पर एक पावर सॉकेट दे करके पूरा करने की कोशिश की है। यहाँ पर एसी वेंट भी आपको मिलते हैं और साथ ही ये एक आर्मरेस्ट मिलता है जहाँ पर आप 2 कप होल्डर्स रख सकते हैं। ओवरऑल सीट्स पीछे की बहुत अच्छी हैं। बीच वाला जो पार्ट है ये भी काफ़ी यूजेबल है, यहाँ पर आप मीडियम जर्नीज़ के लिए बैठ करके जा सकते हैं। ऑल्दो ये जो पीछे वाला पार्ट है कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, एक प्रॉपर कॉन्टोर्ड फील नहीं आएगा आपको यहाँ पर, लेकिन 3 लोग यहाँ पर अब्रेस्ट बैठ सकते हैं। और छोटी जर्नीज़ के लिए इन सिटी अगर आपको जाना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल्दो आपको लेग्स इस हम्प के दोनों तरफ स्ट्रैडल करने होते हैं, लेकिन जो शोल्डर रूम है यहाँ पर ठीक ठाक है, तो आप इसे इन सिटी या छोटी जर्नीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये हैंडल्स भी मिलते हैं, साथ में कोट हुक दोनों ही तरफ मिलते हैं, लेकिन पीछे एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि पीछे के लिए किसी तरह की कोई लाइटिंग नहीं दी गई है, तो ये एक फीचर यहाँ पर और होना चाहिए था। बट ओवरऑल ये जो सीट्स हैं बहुत कंफर्टेबल है, स्पेस की कोई कमी नहीं है और आप इन सीट्स के साथ शिकायत नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर वेरिएंट्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो बेस वेरिएंट है एक्सी, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, वहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिलती है, एबीएस मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ईएसपी मिलता है, हिल होल्ड असिस्ट मिलता है, रियर डिफॉगर मिलता है और ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं। एसी वहाँ पर आपको मैनुअल मिलता है, लेकिन स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है और इसके साथ ही साथ फ्लैट फोल्डिंग रियर सीट्स भी मिलती हैं। एक बहुत अच्छी चीज़, यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैंप्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एलईडी डीआरएल्स भी मिलते हैं। यहाँ पर टायर आपको ज़रा छोटे मिलेंगे 195 सेक्शन, लेकिन एक्सएम पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको फॉलो मी होम हेडलाइट, 3.5 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियर पावर विंडोज़, फ्रंट 12 वोल्ट पावर आउटलेट, एक यूएसबी चार्जर, रूफ रेल्स और 16 इंच के स्टील व्हील्स के लिए कवर्स मिल जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट लेवल XZ पर जाते हैं तो वहाँ पर फिर आपको फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स मिलती हैं। जो बड़ा टच स्क्रीन है वो XZ के बाद आता है। यहाँ पर आपको वॉइस अलर्ट मिलेंगे, वॉइस कमांड्स मिलेंगी, रियर कैमरा मिलेगा और 4 ट्विटर भी मिलेंगे, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो, रियर एसी वेंट्स, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट आपको नेक्सॉन XZ के बाद मिलेंगे और शार्क फिन एंटेना भी। यहाँ पर आपको टायर साइज़ बढ़ा के मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 215 सेक्शन टायर मिलेगा। अब जो टॉप ऑफ द लाइन से एक लेवल नीचे नेक्सॉन XZ प्लस है, वहाँ पर आपको पुश बटन स्टार्ट, ऑटो AC, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर सीट आर्मरेस्ट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, रियर पावर आउटलेट, रियर वॉश एंड वाइप जो कि बहुत ज़रूरी फीचर है, डुअल टोन रूफ और डायमंड कट अलॉयज़ मिलेंगे। टॉप ऑफ द लाइन पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आयरा कनेक्टिविटी स्वीट और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्ट नॉब मिलेगी। इन सब में से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे ख्याल से टाटा नेक्सॉन XZ है, जहाँ पर आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, रियर कैमरा मिल जाता है और आपको रियर AC वेंट्स के साथ साथ जो काम की चीज़ें हैं वो सब मिल जाती हैं।
और रियर वॉश और वाइप जो है वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर है जो वहाँ नहीं मिलती है, लेकिन आप रियर व्यू कैमरा को यूज़ करके उसे कुछ हद तक कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेस्ट के लिए हमारे पास आज है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन, और यहाँ पर टाटा ने इस फेसलिफ्ट के साथ बहुत सारे चेंजेस किए हैं इंजन के अंदर, जिससे कि यहाँ पर पावर ज़रा बढ़ गई है। और टाटा का ये कहना है कि यहाँ पर रिफाइनमेंट और ओवरऑल जो इंजन की पावर डिलीवरी का जो कैरेक्टर है वो भी ज़्यादा ड्राइवर फ्रेंडली हो गया है। लेकिन क्या ये सच है कि ये इंजन पहले से ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा यूजेबल है, ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा रेव हैप्पी है? तो देखिए, पावर तो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ी है और आप इसे कुछ हद तक महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है। और ये जो 10 PS का पावर इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर अब आपको 120 PS की पीक पावर मिलती है, जो कि प्रोड्यूस होती है 5500 RPM पर, और पीक टॉर्क आपको यहाँ पर मिलता है 170 न्यूटन मीटर्स का, जो इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, अगर आप इसे कंपेयर करें वेन्यू से या फिर सोनेट से, तो वहाँ पर आपको 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, तो कंपेरेबल है। लेकिन यहाँ पर ये जो पावर है ये उतनी ज़्यादा लगती नहीं है जितनी कि पेपर पर दिखाई गई है। और हालांकि डेफिनेटली रिफाइनमेंट में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले वाला जो इंजन था वो ज़रा पावरलेस भी लगता था और वहाँ पर रिफाइनमेंट की भी कुछ कमी थी, तो डेफिनेटली रिफाइनमेंट यहाँ पर ज़रा बेहतर हुआ है। लेकिन अब भी अगर आप इसे कंपेयर करें जो इस सेगमेंट के दूसरे इंजन्स हैं, जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा कुछ इंजन्स बनाए जाते हैं, उनसे अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो जो इंजन है ये बहुत ज़्यादा फ्री रेविंग नहीं है। यहाँ पर इंजन को एक रिलक्टेंस है, अगर आप इसे ज़ोर से रेव करते हैं तो जो प्रोग्रेस है वो ज़रा स्लो होती है। और दूसरा, जो इंजन का प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा लीनियर नहीं है। आपको कहीं कहीं जर्की पावर डिलीवरी मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि इंजन बहुत ही लीनियरली प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। प्रोग्रेस करते करते कहीं कहीं आपको एक हल्का सा पॉज मिलेगा और कहीं कहीं आपको पावर सडनली एक सर्ज में आएगी। तो ये एक जो रिफाइंड बड़ा स्मूथ नेचर होता है इंजन का, वो नहीं है। दूसरा, यहाँ पर ये इंजन जो है ये बहुत ज़्यादा रेव हैप्पी या फ्री रेविंग नहीं है। तो ये इस इंजन की दो कमियां हैं। इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा मेंशनेबल परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पर 13 सेकंड्स में ये 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर अपना अचीव करता है। और इसके अलावा ये एक टर्बो चार्ज इंजन है। 1 लीटर टर्बो चार्ज आपको Hyundai और Kia के इंजन में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टर्बो लैग है ये आपको ज़रा ज़्यादा प्रोनाउंस मिलता है। 1000 RPM के नीचे तो खैर ज़्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन 1000 RPM से आपको ज़रा मूवमेंट मिलता है। 1500-1600 RPM से आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है, लेकिन उसका जो सेंसेशन है कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2000 RPM के बाद आपको ज़रा पावर बिल्डअप महसूस होता है, जहाँ पर टर्बो भी ठीक से स्पूल अप होना शुरू होता है। और इस गाड़ी का जो स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन आपको मिलेगा वो 5000 RPM तक मिलेगा। ये अपनी पीक टॉर्क 1750 RPM और 4000 RPM के वाइड बैंड में बनाता है, लेकिन फिर भी आपको मिड रेंज उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं होगी जितनी कुछ और गाड़ियों में महसूस होती है। तो कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस जो है वो सो है। आप इसे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन नहीं कह सकते हैं। और इसके अलावा ये गियरबॉक्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैनुअल गियरबॉक्स 6 स्पीड गियरबॉक्स है। जो क्लच एक्शन है ये लाइट है, आप इसे सिटी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो गियरबॉक्स है ये रिलेटिवली ज़रा नॉची है। हालांकि जो गियरबॉक्स है लाइट है, यहाँ पर आपको इसके साथ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होती है, लेकिन डेफिनेटली आपको हल्की फुल्की नॉचीनेस यहाँ पर महसूस होगी। तो ये इस सेगमेंट के बेस्ट गियरबॉक्सेस में से नहीं है। यहाँ पर वो जो फिनेस आपको कुछ और गियरबॉक्सेस में देखने को मिलती है वो यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेगी। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें तो 17.4 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी आपको मैनुअल वर्जन के साथ मिलती है, और ये ट्रांसलेट होती है सिटी एफिशिएंसी में लगभग 10 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर, और हाईवे पर आपको 14 to 15 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। तो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी टाटा नेक्सॉन जो है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। लेकिन ये जो प्रोग्रेस है टाटा की, ये नज़र आ रही है धीरे धीरे वो लोग अब प्रोग्रेस कर रहे हैं, और पहले वाला जो इंजन था उससे डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूवमेंट है, लेकिन ये इस सेगमेंट के बेस्ट इंजन में से अभी भी नहीं है, और यहाँ पर अभी भी ज़रा प्रोग्रेस की गुंजाइश है। रिफाइनमेंट ज़रा और बेहतर होता, जो पावर डिलीवरी है ज़्यादा स्मूथ होती, और ये गियरबॉक्स भी ज़्यादा अच्छा होता तो ज़रा बेहतर होता। यहाँ पर एक AMT ट्रांसमिशन भी है जहाँ पर आपको 16 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक डीजल इंजन भी है जहाँ पर आपको 110 PS की पीक पावर और 260 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है। मेरे ख्याल से डीजल इंजन जो है वो ज़्यादा केपेबल है, और इस सेगमेंट में जो दूसरे डीजल इंजन से उनके मुकाबले वो काफ़ी अच्छे से स्टैंड अप करता है। वहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी लगभग 23 kmpl की मिलती है। अब ये तो बात हो गई इस इंजन के आउटराइट परफॉर्मेंस की, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इंजन को इसके टर्बो लैग के साथ में भी आप सिटी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये इंजन आपको अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो सेकंड गियर में 12 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड गियर में 20 किलोमीटर्स पर आवर, और फोर्थ गियर में 25-27 किलोमीटर्स पर आवर से धीरे धीरे ट्रंडल अलोंग करने के लिए अलाउ करता है।
ये बहुत बुरी ड्राइवेबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जहाँ आप सिटी में धीरे धीरे चलाएंगे वहाँ पे गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप पेडल मैश करेंगे तो आपको वो इंस्टेंट सर्ज नहीं मिलता है, और वो इसका एक ज़रा प्रॉब्लम है। तो अगर आपको एक फास्ट इंजन चाहिए तो ये पेट्रोल इंजन मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगा। इसके अलावा ये इंजन अपना 100 किलोमीटर पर आवर थर्ड गियर में जाकर के करता है, सेकंड गियर में ये लगभग 92 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचता है, और फर्स्ट गियर में 50 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड गियर अगर ज़रा टॉल होता तो इसका 0 to 100 टाइमिंग भी मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो जाता है। इंजन ज़रा नॉइजी भी है, मिड ड्राइव उसमें काफ़ी नॉइजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं लगता है, ऑडिबली भी थोड़ा सा ये बेटर हो सकता था। इंसुलेशन बहुत अच्छा है, बाहर की आवाज़ किसी तरह की अंदर नहीं आती है। सस्पेंशन मेरे ख्याल से ज़रा और सॉफ्ट और बेटर डैम्प्ड हो सकता था। स्लो स्पीड्स पर ज़रा वर्टिकल मूवमेंट रहता है, थोड़ा फर्म लगता है, और ख़राब पैचेज जो है, एक्सपेंशन जॉइंट्स जो हैं, रफ पैचेज जो हैं, उस पर अगर आप स्लो स्पीड्स पर चल रहे हैं 40-50 किलोमीटर पर आवर तक भी जा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारा वर्टिकल मूवमेंट महसूस होता है। ये आप 60-70 किलोमीटर की स्पीड जब क्रॉस कर जाते हैं एक बार, उसके बाद जो राइड है वो ज़रा फ्लैटन आउट हो जाती है और आपको ज़रा बेहतर लगता है। तो ये जो गाड़ी है ये जनरली टाटा की गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैंडल नहीं करती है, लेकिन मेरे ख्याल से टाटा ने यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है और अब ये गाड़ी जो है ये फास्ट स्पीड्स पर थोड़ी बेहतर लगती है। स्टीयरिंग में भी ठीक ठाक आपको फीडबैक मिलेगा, प्रिसिशन भी ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वेग स्टीयरिंग नहीं है, इसका वेट अच्छा है और स्पीड पर ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। हालांकि अगर आप आउटराइट कंफर्ट की बात करें तो वो मेरे ख्याल से इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट नहीं है, ये ठीक ठाक कंफर्ट आपको प्रोवाइड करता है, अनकंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी भी ये नहीं है। अब बात आती है हैंडलिंग की, तो देखिए दोस्तों, इस सेगमेंट में कुछ गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैंडलर्स हैं और बहुत इन्वॉल्विंग है। महिंद्रा XUV 300 और फोर्ड इकोस्पोर्ट दो नाम हैं जो सबसे पहले आपके जहन में आते हैं, और ये दोनों गाड़ियाँ अगर आपको एक इन्वॉल्विंग कार चाहिए जहाँ पर आपको एक कॉम्पैक्ट SUV तो चाहिए लेकिन साथ में एक फन टू ड्राइव फील भी चाहिए, जहाँ पर आपको स्टीयरिंग थोड़ा इन्वॉल्विंग लगे, जहाँ पर आपके पास पावर डिलीवरी कुछ इस तरह की हो कि आपको मज़ा आए चला करके, तो अगर आप उस तरह के कस्टमर हैं तो मैं वो दोनों गाड़ियाँ रेकमेंड कर सकता हूँ। ये गाड़ी जो है ये एक ठीक ठाक बैलेंस गाड़ी है, लेकिन ना तो आउट एंड आउट एंथुसियास्ट के लिए है और ना ही ये ओवरली कंफर्टेबल है, कहीं बीच में है, बुरी नहीं है लेकिन एक स्टैंड आउट इसके अंदर कोई क्वालिटी भी नहीं है। स्टैंड आउट क्वालिटी की बात अगर करें तो यहाँ पर है आपके पास सेफ्टी, यहाँ पर आपको 5 स्टार रेटेड सेफ्टी रेटिंग मिलती है जो कि इसे इंडिया की सबसे सेफ कार बना देती है इस सेगमेंट में। इसके साथ ही XUV 300 जो है वो भी एक 5 स्टार रेटेड कार है, तो ये दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा सेफ गाड़ियाँ हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो गाड़ी है काफ़ी बैलेंस्ड है। इसका इंजन जो है मेरे ख्याल से डीजल में ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसका रिव्यू मैं फिर से कभी और करूँगा, लेकिन अगर आप इस टर्बोचार्ज इंजन को दूसरे टर्बोचार्ज इंजन से कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा फीका पड़ जाता है। और हालांकि अगर आप इसे जो दूसरे इंजन से यहाँ पे 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, तो उस हिसाब से यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक ठाक है, आपको कीमत में भी ज़रा एडवांटेज मिलता है। लेकिन अगर आपको एकदम सुपर रिफाइंड और सुपर एफिशिएंट इंजन चाहिए तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये जो बटन आप यहाँ पे देख रहे हैं इससे आप फ़ोन अपना कनेक्ट कर सकते हैं और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये काम तब करेगा जब आपकी गाड़ी पार्क्ड हो, और उसके साथ ही रियर व्यू मॉनिटर जो है उसे आप यहाँ से एंगेज कर सकते हैं। और ये कुछ हद तक जिन वेरिएंट्स में आपको वॉश एंड वाइप नहीं मिलता उसे थोड़ा कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आप ऑफ़ नहीं कर सकते, ये एक सेफ्टी के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी जब आपको मस्ती करने का मूड होता है तो वो आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। अब दोस्तों एक बात मैं साफ़ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इंजन्स देखें तो वो डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल है। इनफैक्ट जो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल है ये काफ़ी पावरफुल इंजन है, टर्बोचार्ज इंजन है, तो 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे पावर ज़्यादा है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि रिफाइनमेंट जो है, जो इंजीनियरिंग करेक्टनेस है, वहाँ पर अभी भी टाटा को कुछ और डिस्टेंस तय करना है, और एक जो इंटरनेशनल कार के अंदर रिफाइनमेंट आपको मिलता है वो मेरे ख्याल से अभी एक लास्ट फ्रंटियर है जो टाटा को अचीव करना है। तो अगर आप एक इंटरनेशनल कार में जो एक फिनेस होती है वो ढूंढ रहे हैं तो वो शायद आपको थोड़ी कम लगे, लेकिन उसका जो कॉम्पेंसेशन है वो टाटा करता है आपको बहुत ही बेहतरीन कीमतें दे करके। और अगर आप इस गाड़ी की कीमतें देखेंगे तो 7 लाख रुपीज़ से 10.7 लाख रुपीज़ तक आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल जो है मैनुअल वेरिएंट में मिलता है। और ये जो कीमतें हैं इन्हें अगर आप कंपेयर करें जो 1 लीटर टर्बो वाले जो इंजन्स हैं Hyundai और किया के, तो वहाँ पर कीमतें
8.2 लाख रुपीज़ से शुरू होती हैं। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है प्राइस के मामले में। तो अगर आपको बचत करनी है तो डेफिनेटली पेट्रोल में ये गाड़ी आपको बचत करवा के देती है। डीजल में जो बचत है वो ज़्यादा नहीं है। इस गाड़ी की कीमतें जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर भी दूसरी गाड़ियों की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेस वेरिएंट में भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर डबल एयरबैग्स के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको और किसी गाड़ी में बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो इवन द बेस वेरिएंट कम्स विद अ लॉट ऑफ फीचर्स। तो इस कारण से इसका जो प्राइसिंग है मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। लेकिन फिर भी अगर आप डीजल की बात करें तो वहाँ पर ये जो एडवांटेज है उतना ज़्यादा साफ तौर पर नज़र नहीं आता। पेट्रोल में डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी बचत देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो हाइलाइट्स हैं टाटा की नेक्सॉन की, वो है इसका बेहतरीन डिज़ाइन। ये गाड़ी बड़ी ही प्रीमियम लगती है, देखने में एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट लगती है। इस गाड़ी की सेफ्टी बड़ी ज़बरदस्त है, इसके अंदर स्पेस और कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर फीचर्स बहुत ज़बरदस्त दिए हैं टाटा ने। इन सारी चीज़ों के समावेश के साथ ये गाड़ी एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन के सामने आती है। और अगर एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, ओवरऑल जो एक फिनेस है, जो एक रिफाइंड फील है, वो अगर आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन जो है ये इस सेगमेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में से एक है और यहाँ पर आपको बचत भी अच्छी खासी मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस डिटेल्ड रिव्यू के द्वारा मैं आपके टाटा नेक्सॉन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी आपकी शंकाएं थी, जितने भी शक व शुबा थे, वो सारे दूर कर पाया। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक आपकी क्वेरी थी, कोई सवाल थे आपके जिनके जवाब मैं देने में नाकाम रहा, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए ज़रूर। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सवालों के जवाब खुद दूँ। और हमें लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। जब आप किसी वीडियो को सर्च करें तो हमारे नाम के साथ सर्च करें। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपका दोस्त अमित अगली बार तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।